नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में आया नीट का रिज़ल्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट और मोस्टेबल एग्ज़ाम है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। दोस्तों, एग्ज़ाम बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में किस तरीके से इन्वॉल्व होगा और किस तरीके मेडिसिन्स के क्षेत्र में, मेडिकल की फील्ड में अच्छा वर्क करेगा, अच्छा काम करेगा हमारे भारत के प्रतिष्ठित महान महान कॉलेजों में। जैसे अगर हम बात करें एम्स की एंड और भी सारे जो बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी, तो दोस्तों जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं और फिर वो सर रिसर्च का दोस्तों वहाँ पे कोई चीज़ अगर निकलती है तो उसको फिर कहीं बाहर पे रिसर्च करना या किसी फॉरेन कंट्री में जाके उस पर काम करना, ये सभी चीज़ें एक डॉक्टर और एक जो मेडिकल में फील्ड में काम करने वाला पर्सन है वो यहाँ पे करता है। दोस्तों, बड़ी खुशी हुई, बड़ा उल्लास हुआ पूरे भारतवर्ष को कि भैया इस बार 2020 में बहुत बड़ा इतिहास रच गया, बहुत बड़ा एक नाम हो गया कि नीट में पहली बार दोस्तों 720 नंबर में से 720 दो स्टूडेंटों के यहाँ पे मार्क्स आए हुए हैं। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा एक इतिहास रचने वाला काम है, काफ़ी बड़ा एक पॉइंट है कि हमारे पहली बार कैसे इतिहास में हुआ है कि 720 में से 720 हमें देखने को मिले हैं इन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक मेडिकल क्षेत्र का मोस्ट परफेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एग्ज़ाम होता है। इसी की तरह दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सीबीएसई का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स मिले थे बच्चों को, काफ़ी बेहतर मार्क्स मिले थे। तो चलो वो तो ठीक है, एक 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है कि चलो ठीक है भाई, उसमें हमने बच्चों के यहाँ पे मार्क्स दे दिए। लेकिन दोस्तों एक इसका दूसरा पहलू भी कुछ और होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रतिष्ठित एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनटीए के नाम से जानी जाती है, और ये प्रतिवर्ष दोस्तों जेईई मेंस, नीट, गेट, ये सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो कंडक्ट कराते हैं। तो दोस्तों नीट में प्रतिवर्ष 14,37,000 कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर होते हैं, जो कि दोस्तों मेडिकल एंट्रेंस का एक पार्ट होता है। और आपको अगर बीडीएस, एमबीबीएस एंड जो भी आपको कोई होम्योपैथी के अगर कोर्स करने हो या एनीवन कोई भी आपको मेडिकल के कोर्स करने हो जो कि एक रिस्पेक्टिव कोर्स है, तो उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करके ही गुजरना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम देते ही आपको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों इस बार के नीट एग्ज़ाम में जो टॉपर्स है, पहले मैं आपको बता दूं कि भैया टॉपर कौन कौन से हैं, उसके बाद मैं इसका आपको दूसरा पहलू भी बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट रैंक पर है शोएब आफ्ताब, जो कि दोस्तों 720 में से 720 मार्क्स आए हुए हैं। और इसी का दूसरा पहलू है कि 2019 में जिस लड़की ने टॉप किया था दोस्तों, और 2018 में जिस बच्चे ने टॉप किया था, उसके दोस्तों 691 नंबर थे हाईएस्ट, यानी 691 मार्क्स थे हाईएस्ट नंबर इन दिस ईयर। और दोस्तों वो भी फर्स्ट रैंक पे ही था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो उसकी रैंक कम हो जाती है, रैंक वही रहेगी, केवल जो एक प्रतिष्ठा है, एग्ज़ाम की एक डिग्निटी है, उस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं उंगली उठती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा फील होता है कि भैया जो टेस्टिंग का एक आपने पैरामीटर सेट किया हुआ है एनटीए एजेंसी ने, उस पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आप पूरे इंडिया के प्रतिष्ठित और पूरे वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक नीट, उसमें अगर आप फुल में फुल मार्क्स देते हो या उसमें कहीं ना कहीं आप एक 100% मार्क्स देते हो, तो एक आपकी जवाबदेही बनती है। अब दोस्तों इसका दूसरा पहलू है कि क्या हमारी भारतीय शिक्षा नीति में सुधार हुआ है। समझिएगा आप, क्या हमारी शिक्षा नीति इतनी बेहतर हो गई है कि अगर हम कोई भी मोस्ट से मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसको हम क्रैक करें तो उसमें बिल्कुल 100% नंबर आने चाहिए। हमारी जो लिटरेसी रेट है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कितनी कम है, 77.6% की लिटरेसी रेट है, जो हमारी साक्षर दर
के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों साक्षर दर का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति नाम लिख लेता है वो भी साक्षरता की श्रेणी में आता है, वो भी पढ़े लिखे की श्रेणी में आता है। और जो इंसान दोस्तों या जो व्यक्ति हिंदी पढ़ लेता है और ऑलमोस्ट भाषाओं को अगर समझता है तो वो हमारे इंडिया में ऑल ओवर 33 से 35 से लेकर के और 50% की अंतर्गत रेशो में ही यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की 2011 के आंकड़े के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपको 65 से और 70% तक का ही लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और आपका मेघालय एंड मिजोरम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी आपको इतना ही लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड जो हमारे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप हैं वहाँ पे आपको 85 से लेकर 90% का जो रेट है लिटरेसी वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां से दोस्तों नीट में, सीबीएसई में और जेईई मेंस में जो टॉपर आते हैं बच्चे के भैया यूपी का लड़का है या यूपी की लड़की है, उसके 100% मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई हमें कि इतने प्रतिशत आपके मार्क्स हैं। लेकिन दोस्तों उस राज्य की जो लिटरेसी रेट है वो इतनी कम क्यों है? उस राज्य में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इतने असाक्षर, इतने कम हमें क्यों नज़र आते हैं? आप देखिएगा, ये सीबीएसई के टॉपर हैं, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और इनका नाम है दिव्यांशी जैन। इनके भी दोस्तों 600 में से 600 नंबर है, यानी इनका जो परसेंटेज है वो भी 100% है। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनके 100% मार्क्स क्यों हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी बेहतर हो चुकी है कि वो बच्चों को 100% मार्क्स दे करके जो एक लुभावना आता है, जो एक इमेज क्रिएट होती है दोस्तों, वो कितनी एक हमें आदर्शवादिता की ओर ले जाती है। आप देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या फिर श्री राम लेडी कॉलेज हो, दिल्ली के और मोस्ट फेवरेबल कॉलेज, इनकी जो कट ऑफ रैंकिंग है वो सीबीएसई बेस पर कितनी हाईएस्ट जाती है, 95, 98 एंड 99 के 100% तक के रेशो में। लेकिन दोस्तों जब वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा, वही कॉलेज का स्टूडेंट जब कोई बाहर निकलता है प्रोफेशनल जॉब के लिए, प्रोफेशनल अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, तब उसकी जो एक पावर है या उसकी जो अवेयरनेस है सब्जेक्टों को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के, वो कितनी हमें अक्षम देखने को मिलती है, कितनी हमें वीक देखने को मिलती है। और जो बच्चे आज के दौर में 95%, 98% या 100% लेकर आते हैं, उन बच्चों का भविष्य अगले 10 साल में कहाँ पहुँचता है और कहाँ हम उनको देख पाते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी एक समझने वाला विषय है। इसलिए मेरा केवल ये मानना है कि आप बच्चों के टेस्टिंग की प्रोसेस पर ख्याल करें, आप बच्चों का जो आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं उसका एक पैरामीटर डिसाइड करें, ना कि आप किसी भी संस्था या भाई किसी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवाता है, चाहे वो नीट हो, जेईई मेंस हो और यहाँ तक कि जो आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो भी अगर आप इसमें 100% देते हो, 100% उसको मार्क्स देते हो उन बच्चों को, इन स्टूडेंटों को, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो एक लेवल है, आपका लेवल ऑफ कॉन्करेंस है, लेवल ऑफ स्टेटस है, उसको आप कहीं ना कहीं डाउन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो बेसिक नीड्स है, अपनी जो बेसिक क्षमता है, उसको आप छिपाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भैया चलो हमारे यहाँ से तो 100% मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के या जो भी टॉपर हैं उस क्षेत्र के, तो उस पर तो भैया कोई भी यहाँ पे उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन हमें इस पहलू को भी समझना पड़ेगा कि आपकी लिटरेसी रेट उस राज्य की कम है, उस राज्य की साक्षरता दर कम है, उस राज्य में कितना ज़्यादा जो पुअर्टी है वो कम है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाना चाहिए या विवश होना पड़ता है कि क्या ये वास्तविकता है कि हम उन बच्चों को 100% मार्क्स दे रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप इस पर जरूर दोस्तों 2 से 10 मिनट विचार विमर्श जरूर करें कि क्या 100% मार्क्स आने से उस बच्चों की प्रतिभा,
ऊपर हो जाती है या वहीं बनी रहती है, या फिर अगर वही मार्क्स आप फुल में फुल ना दे करके थोड़ा 2 से 5% अगर आप घटा के देते हैं तो उस बच्चे की डिग्निटी कमज़ोर नहीं हो जाती है, या उस बच्चे की मान्यता कम नहीं हो जाती है, रैंक वही रहेगी, वैल्यू वही रहेगी, कॉलेज भी उसी में एडमिशन मिलेगा, इससे यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जब आप 100% मार्क्स देते हो तो एक वो लाइमलाइन होता है, एक वो इमेज क्रिएट हो जाती है कि भैया इस बच्चे के 100 में से 100% आए हैं, तो लोग साइंटिस्ट हों, आम आदमी हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या हमारे फॉरेनर्स में जो लोग बैठे हैं, जो फॉरेनर्स बैठे हुए हैं वो हों, वो उस स्टूडेंट से, उस कंट्री से, वहाँ पे रहने वाले हर एक जो अवेयरनेस फैलाता है या जिस बच्चे के नंबर आए हुए हैं उससे एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप फ्यूचर में किस तरीके का जो प्लान है, आपके किस तरीके के जो गोल हैं वो क्या हो सकते हैं, और क्या आप हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारी शिक्षा नीति में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन हैं वो यहाँ पे लोगों की बढ़ जाती हैं, और बढ़ना भी यहाँ पे लाजमी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। दोस्तों शेयर आउट आप ज़रूर करें, आप बिल्कुल भी यहाँ पे शेयर आउट नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।